प्यारे बच्चों नमस्कार। समाजशास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में मैं विनोद कुमार, प्रवक्ता समाजशास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सजुमा कैथल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कक्षा 11 के पुस्तक संख्या 2 समाज का बोध में अंतिम अध्याय भारतीय समाजशास्त्री। यह एक ऐसा अध्याय है प्यारे बच्चों जिसमें 4 प्रमुख भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में बताया गया है। प्यारे बच्चों, इन चारों समाजशास्त्रियों के योगदान, कार्यों व इनके द्वारा दी गई अवधारणाओं को हम एक वीडियो लेक्चर में तो नहीं समेट सकते, इसलिए हम बारी बारी से इनके कार्यों के ऊपर विचार विमर्श करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक कहे जाने वाले G.S. घुरिये अर्थात जिनका कि पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरिये है, उनके जीवन और उनके कार्यों के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, आज का हमारा उपविषय है गोविंद सदाशिव घुरिये व उनके कार्य। प्यारे बच्चों, यदि हम उनके जीवन परिचय की बात करें तो G.S. घुरिये का जो जन्म है वो 12 दिसंबर 1893 को मालवान पश्चिमी भारत के कोंकण तटीय प्रदेश के कस्बे में हुआ। तो पश्चिमी तट के ऊपर जो कोंकण क्षेत्र है वहाँ मालवान के कस्बे में 12 दिसंबर 1893 को उनका जन्म हुआ और शिक्षा के लिए 1913 में उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और आगे चल करके वहाँ से स्नातक संस्कृत ऑनर्स में किया, एमए संस्कृत में और अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। 1919 में समाजशास्त्र में प्रशिक्षण के लिए उन्हें विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिली और वे प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है प्यारे बच्चों, उसमें इन्होंने एल.टी. हाब हाउस के द्वारा शिक्षा प्राप्त की। एल.टी. हाब हाउस जो है वो समाजशास्त्र के एक बहुत बड़े विद्वान माने गए हैं। उनके नेतृत्व में गोविंद सदाशिव घुरिये ने अपने अध्ययन को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जारी रखा। 1923 में उनका पीएचडी का शोध पत्र कैम्ब्रिज में प्रकाशन के लिए गया और उस शोध पत्र का नाम था कास्ट एंड रेस इन इंडिया, भारत में जाति और प्रजाति। प्यारे बच्चों, G.S. घुरिये के कार्यों को सिर्फ इतनी दूर में ही हम नहीं समेट पाएंगे। 1924 में थोड़े समय वे कोलकाता में रहने के बाद मुंबई विश्वविद्यालय में रीडर व विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए और लंबे समय तक बम्बई विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान समय में मुंबई विश्वविद्यालय है, वहाँ पे रीडर व विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। 1936 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पीएचडी उपाधि का पाठ्यक्रम शुरू किया, यानी कि समाजशास्त्र में किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में जो पीएचडी की डिग्री का जो शिक्षण है वो शुरू करने का श्रेय उनको जाता है। और किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय के द्वारा समाजशास्त्र में जो पीएचडी की पहली उपाधि है वो G.S. घुरिये के नेतृत्व में श्री G.R. प्रधान को प्राप्त हुई थी। तो G.S. घुरिये के निर्देशन में पहली समाजशास्त्रीय पीएचडी की उपाधि भारतीय विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई। 1951 में G.S. घुरिये ने इंडियन सोशियोलॉजिकल काउंसिल की स्थापना की। भारतीय समाजशास्त्र सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की, वो इसके संस्थापक अध्यक्ष भी बने। तो ये एक बड़ा सवाल है, कई बार अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर ये प्रश्न कई बार बोर्ड के प्रश्न पत्रों में आ जाता है। इसका ईयर पूछ लिया जाता है, कई बार सन पूछ लिया जाता है कि भारतीय सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना है वो कब की गई थी, 1951 में आपने बताना है। इसके अतिरिक्त कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय समाजशास्त्रीय जो परिषद है उसकी स्थापना का श्रेय है वो किसे दिया जाता है, तो G.S. घुरिये को दिया जाता है। और या यूँ कह सकते हैं कि उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो 1951 में उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी या इंडियन सोशियोलॉजिकल काउंसिल की स्थापना की और वो इसके पहले संस्थापक अध्यक्ष भी बने। इसके अतिरिक्त 1952 में, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं बता रहा हूँ, उनके महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। ये समाजशास्त्रीय क्षेत्र में, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में भारत का सबसे प्राचीन
और प्रथम जो है वो बुलेटिन समाचार पत्र कहें या इसको पत्र कहें, ये एक शैक्षणिक जर्नल भी इसको हम कह सकते हैं, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन 1952 में उन्होंने उसका प्रकाशन है वो आरंभ करवाया। तो ये उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। मैं थोड़ा सा एक बार इन पे फिर से पुनरावृत्ति के लिए जाता हूँ। तो जन्म है, जन्म को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 12 दिसंबर 1893, मालवान पश्चिमी तटीय भारत के जो कोंकण का जो क्षेत्र है वहाँ पे, और एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में उनका जो है वो प्रवेश 1913 में। 1919 वैसे भी भारतीय समाज शास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि पैट्रिक गेट्स जो थे उन्होंने 1919 में समाजशास्त्र का कहीं न कहीं भारत में ये जो है वो वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है, उन्होंने यहाँ शुभारंभ किया था। तो 1919 में यदि हम जीएस घुरिये की बात करें तो समाजशास्त्र में प्रशिक्षण के लिए विदेश में उनको छात्रवृत्ति मिली थी, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो एलटी हाब हाउस के द्वारा पढ़ाए गए। एलटी हाब हाउस मैं पुनः बता देता हूँ, ये विख्यात समाजशास्त्री हैं एलटी हाब हाउस, और उनका जो शोध पत्र था, शोध पत्र का शीर्षक था कास्ट एंड रेस इन इंडिया, भारत में जाति और प्रजाति। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, कई बार पूछ सकते हैं कि जीएस घुरिये के जो शोध पत्र का शीर्षक क्या था, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। और पीएचडी शोध पत्र पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो प्रेस है वहाँ उसको जो पब्लिकेशन हुआ, और ये पुस्तकों की एक श्रृंखला के रूप में इनका पब्लिकेशन हुआ। इसके अतिरिक्त 1924 में उन्होंने जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी में रीडर और विभागाध्यक्ष का पद संभाला था। 1936 में पीएचडी का अध्यापन प्रारंभ किया था, और जीआर प्रधान को इनके निर्देशन में पहली पीएचडी उपाधि दी गई थी। 1951 में भारतीय सोशियोलॉजिकल काउंसिल की इन्होंने स्थापना की थी। 1952 में इन्होंने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन प्रारंभ किया था। ये उनके महत्वपूर्ण कार्यों के ऊपर एक यूं कहें कि पुनरावृत्ति है एक किस्म से। और थोड़ा सा मैं बच्चों को और भी बता देता हूं कि इन्हें जो है वो भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। भारत में समाजशास्त्र का जनक इनको कहा जाता है, क्यों? भारत के अंदर समाजशास्त्र का जो विषय है उसको ठोस आकार देने वाले जो विद्वान थे तो वो जीएस घुरिये थे, गोविंद सदाशिव घुरिये थे। इनको आप भारत का काम्टे भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से काम्टे ने वैश्विक स्तर पे समाजशास्त्र को पहचान दिलाने के लिए कार्य किए, और इसलिए उनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसलिए भारत में समाजशास्त्र का जनक है वो जीएस घुरिये को कहा जाता है। भारतीय काम्टे भी आप उनको कह सकते हैं। तो ये उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, इनसे संबंधित कई बार प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। और अब निधन की यदि मैं बात करूं तो 90 वर्ष की उम्र में 1983 में जीएस घुरिये का निधन हो गया। यदि हम उनके कार्यों की बात करते हैं, ये उनके जीवन परिचय की हमने बात की, उनके जीवन परिचय के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने नीचे रेखांकित भी कर दिए हैं, अंडरलाइन कर दिए हैं। तो थोड़े से इसको आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं छात्र। और कार्यों की यदि मैं बात करूं तो इनका जो मुख्य जो कार्य है वो जाति और प्रजाति पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जाति और प्रजाति पे जो अध्ययन था वो इनका बड़ा महत्वपूर्ण और पसंदीदा विषय रहा था, और इसी कारण इन्होंने जाति और प्रजाति पर अपनी जो पीएचडी की उपाधि थी उसका शोध पत्र भी इसी टाइटल के ऊपर, इसी शीर्षक पे इन्होंने लिखा। तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने काम किया है जाति और प्रजाति पे। जाति की परिभाषा इन्होंने दी है, प्रजाति की परिभाषा दी है। बहुत से बच्चे कई बार क्या हो जाता है कि उनको ये दुविधा हो जाती है, वो जाति और प्रजाति को एक ही मान बैठते हैं। वस्तुतः विभिन्न समाजशास्त्री जो है वो इनको अलग अलग मानते हैं। प्रजाति का अर्थ नस्ल से है, और जाति का अर्थ जो सामान्य रूप में जैसा कि हम प्रयोग करते हैं। प्रजाति में यदि हम बात करें तो उसके शरीर में चेहरे की बनावट, खोपड़ी का आकार, नासिका का आकार, और उसका जो उद्गम है जहाँ से, ये जो प्रजाति जो है वो एक रक्त की शुद्धता पर आधारित एक समूह जिसको मानते हैं। और जाति, बहुत से विद्वान हालांकि ये कहते हैं कि जाति और प्रजाति जो है उसमें बड़ा ही कम भेद है। बहुत से विद्वान यह भी मानते हैं कि जाति का जो उद्गम है वो प्रजाति से हुआ है। क्यों? क्योंकि जाति भी रक्त की शुद्धता पे बहुत अधिक बल देती है, और इसमें अंतर विवाह का जो प्रचलन है वो भी पाया जाता है। तो जाति और प्रजाति के ऊपर उनका बहुत बड़ा कार्य था। इसके अतिरिक्त उनके कार्यों में उन्होंने जनजाति पे बड़ा काम किया है। तो जनजाति का जो अध्ययन है
वो उन्होंने बड़ी भारत की कई जनजातियों का अध्ययन किया। और जो जीएस घुरिये है उन्होंने जनजाति को पिछड़े हिंदू कह करके संबोधित किए हैं। जब आमतौर पे जनजाति शब्द हमारे जहन में आता है तो हम उनको ये मान लेते हैं कि उनकी जो जीवन धारा है और जो उनका जो सामाजिक ताना बाना है वो मुख्य धारा से हम उनको अलग मान लेते हैं। लेकिन गोविंद सदाशिव घुरिये जो है वो इसको एक अलग नहीं मान करके वो उनको एक हिंदू समाज और हिंदू जातियों का एक हिस्सा मानते हैं और इसके लिए उन्होंने उनको एक विशेष नाम दिया है। तो जो जनजाति को जो नाम दिया है उन्होंने पिछड़े हिंदू शब्द का उनके लिए प्रयोग किया है जनजातियों के लिए। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं उनको इन्होंने पिछड़े हिंदू कहा है। तो ये जो कहते हैं तो जनजाति पे भी इनका काम है, वो जनजातियों को अलग नहीं मानते, भारतीय मुख्य जातियों का एक हिस्सा मानते हैं और उनको उन्होंने पिछड़े हिंदू नाम से भी पुकारा है। इसके अतिरिक्त उनका जो काम है वो नातेदारी पर काम है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी आप समाजशास्त्र के बिल्कुल परिचय अवस्था में है, क्योंकि आपका समाजशास्त्र में ये प्रथम वर्ष है। जैसे जैसे आप आगे अध्ययन करोगे तो इस विषय पर आपको और अधिक स्पष्टता आती जाएगी। तो नातेदारी जो होती है प्यारे बच्चों, वो संबंधों का एक विस्तार रूप होता है। ठीक है, नातेदारी या किनशिप जिसको हम कहते हैं, इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। रिश्तों का, संबंधों का एक विस्तार रूप है नातों का। जैसे कि नातेदारी परिवार में रिश्ते नाते होते हैं, एक दूसरे से जो पारिवारिक संबंध होते हैं, इसी तरीके से नातेदारी की एक पूरी व्यवस्था चली होती है। नातेदारी के ऊपर भी जीएस घुरिये ने बहुत काम किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने परिवार के ऊपर बड़ा काम किया है, परिवार की संस्था पे बहुत अधिक कार्य किया है। तो परिवार के प्रकारों के बारे में इन्होंने बताया है। विभिन्न जनजातियों के मध्य पाए जाने वाले जो परिवार हैं उनका इन्होंने बड़ा अध्ययन किया है और परिवार के रूपों के बारे में बताया है। उत्तर भारत के परिवारों पर इन्होंने अध्ययन किया है, दक्षिण भारत के परिवारों पर अध्ययन किया है, जनजातीय क्षेत्रों में अध्ययन किया है, आदिवासियों के मध्य रह करके उनकी पारिवारिक व्यवस्था का इन्होंने अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त विवाह संस्था का इन्होंने अध्ययन किया है, विवाह के बारे में इन्होंने बताया है। हम इस वीडियो में चर्चा भी करेंगे अंतर्विवाह की और बहिर्विवाह की, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। और विवाह संस्था पे इन्होंने काम किया है। संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी इन्होंने खुलकर अपने विचार रखे हैं। धर्म तथा संघर्ष, धर्म और संघर्ष, जो सामाजिक व्यवस्था में संघर्ष है, वो क्या धर्म कहीं न कहीं उसका कारण है या उसके निवारण का कारण है, इस विषय पर भी गोविंद सदाशिव घुरिये ने अपने विचार रखे हैं। और एकीकरण का जो समाजशास्त्र है उस पर भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं। इसके अतिरिक्त जाति प्रथा पर जो इनके विचार हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जान चुके हैं कि घुरिये का जो जाति और प्रजाति पर जो व्याख्यान है या जाति या प्रजाति पे उनका जो विवरण है वो सर हर्बर्ट रिजले के वर्णन से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। जैसा कि सर हर्बर्ट रिजले जो थे वो भारत को प्रजातियों की एक संग्रहालय या प्रयोगशाला के रूप में देखते थे, क्योंकि वो मानते थे कि प्रजातियों का वास्तविक अध्ययन भारत में ही हो सकता है। और वो ये भी मानते थे कि जाति का जो उद्गम है वो प्रजाति से ही हुआ है। कुछ जातियों को वो आर्य मानते थे और कुछ जातियों को अनार्य मानते थे। वो ये मानते थे कि भारत की जो वास्तविक निवासी है वो आमतौर पर निम्न समझे जाने वाली जातियां या जिनके उन्होंने आर्य जातियां कहा है, तथा कथित उच्च जातियों को उन्होंने अनार्य कहा है, जो भारत में बाद में बस गई और उनके ऊपर उनका यूँ कहें कि अधिकार हो गया या वो अपने आप को यहाँ का अधिकार सम्मत निवासी समझने लग गए। रिजले ने जो प्रजातियों का वर्णन खोपड़ी या कपाल के आकार या नासिका की चौड़ाई या सिर की बनावट के आधार पे जो प्रजातीय वर्गीकरण किया है, घुरिये वस्तुतः उससे असहमत तो नहीं थे, लेकिन वो ये मानते थे कि उनका जो ये विवरण है वो आंशिक सत्य है, अर्थात पार्टली ट्रू है। थोड़ा जो है उसको हम पूर्ण रूप से सत्य नहीं मान सकते, वो केवल मात्र थोड़ा ही सत्य है। घुरिये का यह मानना था कि प्रजातीय शुद्धता जो है वो केवल उत्तर भारत में ही विद्यमान थी, क्योंकि यहाँ प्रारंभ काल से ही अंतर्विवाह जो था वो निषेध था और बहिर्विवाह की जो प्रथा थी वो चलती थी। अंतर्विवाह निषेध होने की वजह से वहां पे प्रजातीय शुद्धता जो थी वो कायम थी।
तो इस प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि हर्बर्ट रिजले के विचारों से जो जीएस घुरिये थे वो आंशिक रूप से सहमत थे और उनके कुछ विचारों को उन्होंने अपनाया। तो जब जाति की परिभाषा जीएस घुरिये देते हैं तो वो 6 आधार पे जाति का जो है वर्णन करते हैं कि 6 आधार पे हम यूं कह सकते हैं कि वो जाति की परिभाषा देते हैं। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि जीएस घुरिये के द्वारा जाति के जो कितने आधार हैं वो बताए गए हैं, तो 6 आधार है वो बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो आधार है जिसके बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूं वो है समाज का खंडात्मक विभाजन। जो जाति है वो खंडात्मक विभाजन के आधार पर है। खंडात्मक विभाजन से उनका अभिप्राय ये था कि जाति में जो है वो विभिन्न प्रकार के समूह या उपसमूह या जिसको हम कहें कि खंड या उपखंड है, उनमें ये बंटी होती है। जैसे कि गोत्र के समूह हैं या जैसे परिवार के समूह है या और दूसरे प्रकार के समूह है। तो जीएस घुरिये का ये मानना था कि जाति जो है वो विभिन्न संस्करण उसके जो है वो खंडात्मक विभाजन है वो इसमें होता है। प्रत्येक जाति का एक खंड है, इसको मानते थे। वो ये मानते थे कि यह एक बंद व्यवस्था है। बंद व्यवस्था से कहने का अभिप्राय उनका यह था कि जो व्यक्ति है वो अपनी जाति को परिवर्तित कर नहीं सकता, अर्थात वो जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति में उसकी मृत्यु होती है और एक विशिष्ट जाति के बच्चे जो है वो उसी जाति पे भी रहेंगे और उनका निर्धारण जन्म से होता है। जन्म से इस बात का निर्धारण होता है कि उसकी जो जाति है वो तथाकथित उच्च जाति है या निम्न जाति है। तो इस प्रकार से जो जाति है वो घुरिये के अनुसार एक खंडात्मक विभाजन है, उसके विभिन्न खंड हैं जैसे गोत्र है या उसमें ये भी है। इसके बाद दूसरा जो उन्होंने कहा वो कहा कि यह सोपानिक विभाजन पर आधारित होती है। सोपानिक विभाजन मतलब हायरकियल डिवीजन जो है उसका ये होता है। हायरकियल डिवीजन का मतलब हम जिसको कह सकते हैं कि जैसे सीडी की कोई व्यवस्था है कि कोई जो जाति है उसमें उसका जो सोपान है वो उच्च होता है और किसी भी जाति का जो सोपान है उसमें निम्न होता है। या उससे जैसे हम प्राचीन काल के अंदर यदि हम वर्ण व्यवस्था की हम बात करें तो जो 4 वर्ण में जैसे सबसे पहले जो था वो ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और जैसे शूद्र। तो ये प्राचीन समय में भी वो स्तर की बात करते हैं और सोपान की बात करते हैं। और जातियों में ये जो सोपानिक विभाजन है वो ज्यों का त्यों रहा है। कुछ जातियां तथाकथित निम्न जातियां मानी गई, कुछ जातियां तथाकथित उच्च जातियां मानी गई। हालांकि वैज्ञानिक आधार पर यदि हम बात करें तो न कोई जाति है वो उच्च है, न कोई जाति है वो निम्न है। लेकिन समाजशास्त्रीय आधार पर और जब समाज में रहते हैं इस प्रकार की असमानताओं को यदि महसूस करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जातियों में एक प्रकार का सोपानिक विभाजन है पाया जाता है। जीएस घुरिये भी ऐसा मानते थे कि जातियां जो है वो सोपानिक विभाजन पर आधारित है। कुछ जातियां तथाकथित निम्न जातियां होती है, कुछ जातियां तथाकथित उच्च जातियां होती है, कुछ कर्मकार जातियां होती है। तो जो है जाति का विभाजन है वो सोपानिक आधार पे भी जो घुरिये करते रहे हैं। इसके बाद घुरिये ने जो खास बात कही है वो हम लोग भी कई बार महसूस करते हैं समाज में। संस्था के रूप में खासतौर से ग्रामीण समाज में इस तरह की व्यवस्था देखी जाती है। संस्था के रूप में जो जाति है, संस्था के रूप में जाति, जैसे संस्था के रूप में परिवार है, संस्था के रूप में विवाह है, इसी प्रकार से जब जाति एक संस्था के रूप में होती है तो वो सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है। प्रोहिबिट्स द सोशल इंटरेक्शन बिटवीन कास्ट्स। तो जाति जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब समाज में विभिन्न जातियों के लोग या विभिन्न वर्गों के लोग आपस में घुलते मिलते हैं तो उनके बीच में अंतर्क्रिया होना स्वाभाविक है। वो एक दूसरे से घुलते मिलते हैं और अंतर्क्रिया करते हैं, लेकिन इस अंतर्क्रिया के बीच में उनकी जाति आ जाती है और ये जाति जो है वो सामाजिक अंतर्क्रिया पर प्रतिबंध लगाती है। विशेष तौर पे जो है वो है खान पान से संबंधित प्रतिबंध। खान पान से संबंधित प्रतिबंध जो है वो आमतौर पे देखे जाते हैं जातियों के बीच में।
विवाह से संबंधित प्रतिबंध भी होते हैं, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ रीति रिवाजों से संबंधित या पूजा विधान से संबंधित प्रतिबंध भी होते हैं, उनकी भी हम बात कह सकते हैं। तो संस्था के रूप में जब समाज में जाति होती है तो वो एक सामाजिक अंतरक्रिया को स्वाभाविक रूप से नहीं चलने देती, वस्तुतः उस पर कुछ प्रतिबंध लगाती है। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है खान पान से संबंधित, जैसे आपने सुना भी होगा या कई बार महसूस किया होगा कि तथाकथित उच्च जाति के जो लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों के साथ खान पान जो है वो करना अपने प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझते हैं। और कई बार उनके माँ बाप भी ये बच्चों को कहते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है वो निम्न जाति का है तो उसके साथ उठना बैठना है वो उनका बड़ा सीमित मात्रा में होता है। तो ये अध्ययन के आधार पे डॉक्टर जीएस गुरिये ने महसूस किया और उन्होंने अपनी परिभाषा में भी इसको बताया। इसके बाद ये कहते हैं कि विभिन्न अधिकार और कर्तव्य तय करती है। तो जो जाति है वो अपने सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार और कर्तव्य जो है वो तय करती है। जो उनके कार्य हैं वो अमूमन बटे होते हैं, खास तौर से जो व्यावसायिक व्यवस्था है वो बनी होती है। तो उनके कुछ अधिकार होते हैं किसी विशेष जाति में जन्म लेने की वजह से, खास तौर से प्राचीन व्यवस्था में जो क्षत्रिय जातियां होती थी उसमें जो लोग हैं वो शासन करने को अपना अधिकार समझते थे, और जो निम्न जातियों के लोग थे उनसे आमतौर पे इस बात की अपेक्षा की जाती थी कि जो जैसे सेवा करना उनका कर्तव्य है। तो अधिकार और कर्तव्य है वो ये इस आधार पे तय करते हैं। इसके अतिरिक्त जो गुरिये कहते हैं कि जाति जो है वो व्यवसाय के चुनाव को सीमित करती है, या एक किस्म से हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के चुनाव पर प्रतिबंध लगाती है। इसको जो उन्होंने व्यावसायिक निर्योग्यता कहा है, व्यावसायिक निर्योग्यता इन्होंने जो नाम है वो दिया है, व्यावसायिक निर्योग्यता की बात की है इन्होंने। तो जो व्यावसायिक निर्योग्यता से मेरा मतलब है कि आपके व्यवसाय के चुनाव को ये सीमित कर देती है। आमतौर पे जाति व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती थी कि जाति में अमूमन पैतृक व्यवसाय उसको प्रधानता दी जाती थी। तो पैतृक व्यवसाय से अर्थ है कि जो जिस जाति के पुरखे जो व्यवसाय करते रहे हैं वही व्यवसाय उसके वंशजों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता। हालांकि आधुनिक समय में शिक्षा के प्रसार के चलते और जाति व्यवस्था के बंधन जो है उनमें ढील आने के चलते ये जो धारणा है वो बदल रही है। अब जरूरी नहीं है कि मोची का बेटा जो है वो मोची ही बनेगा, और जो एक श्रवणकार जो है सुनार है उसका बेटा आभूषण बनाने का ही काम करेगा, या कुम्हार है कुम्हार का बेटा मिट्टी के बर्तन बनाने का ही काम करेगा। अमूमन जो पहले ये जो घुरिये के विचार हैं कि जाति जो है व्यवसाय के चुनाव को सीमित करती है, प्राचीन व्यवस्था में कह सकते हैं या थोड़ी सी पुरानी व्यवस्था में कह सकते हैं या ग्रामीण व्यवस्था में अब भी हम कह सकते हैं कि जब व्यवसाय का चुनाव होता है तो उसके पास जो है वो अवसर बड़े सीमित होते हैं। लोग उससे ये अपेक्षा रखते हैं कि वो अपने पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाए। हालांकि संवैधानिक दृष्टि से ये जरूरी नहीं है और वर्तमान समय में इसमें चेंज भी आ रहा है, लेकिन जीएस गुरिये कहते हैं कि जाति जो है वो कहीं न कहीं व्यवसाय के चुनाव को सीमित करती है। ये अपेक्षा रखती है कि जो पैतृक व्यवसाय है वो अपनाया जाएगा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है, वो ये कही है कि जाति जो है वो विवाह पर प्रतिबंध लगाती है। तो विवाह पर प्रतिबंध का अर्थ है कि विवाह को बैन नहीं करती है, विवाह के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती। विवाह संबंधी जिसको हम कहें कि विवाह पर के स्थान पे यदि हम बात करें कि विवाह संबंधी जो है वो प्रतिबंध है वो लगाती है। तो विवाह संबंधी प्रतिबंध लगाने का अर्थ है कि जाति जो है वो अपनी ही जाति में जो विवाह है उसको प्राथमिकता देती है। मतलब कि एक जाति के सदस्य जो है वो अंतर विवाही होने चाहिए, अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। भारत में यदि हम देखें तो आप देख पाएंगे कि कितना ही शिक्षित परिवार हो, लेकिन जब विवाह की बात आएगी तो विवाह अपनी जाति में ही लोग करना पसंद करते हैं। आज भी 90 या 95% भारतीय जो है वो अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करते हैं और बहिर्विवाह को मान्यता नहीं देती है। जाति इस प्रकार से एक अंतर्विवाही समूह है जो अपने सदस्यों के मध्य ही विवाह
को स्वीकृत करती है। और जब अंतर्जातीय विवाह होता है तो समाज उसको घृणा की दृष्टि से या हीन दृष्टि से देखता है, उसकी सामाजिक स्वीकारोक्ति है वो उतनी नहीं होती। लेकिन जाति एक दूसरे रूप में यदि हम बात करें तो जो गोत्र के रूप में यदि हम लें जाति का जो बिल्कुल एक और छोटा पार्ट है, तो जो गोत्र जो है वो एक बहिर्विवाही समूह है। लोग अपने गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। तो जाति जो है वो विवाह संबंधी प्रतिबंध लगाती है। विवाह के दो प्रकारों के बारे में भी हम बात करें। विवाह के बारे में यदि हम बात करें तो अंतः विवाह और बहिर्विवाह दो प्रकार के विवाह का जो उल्लेख है मैंने यहाँ व्याख्यान में भी बताया। और जीएस घुरिये के जाति संबंधी जो परिभाषाएं थी उसमें भी इसका जिक्र आया। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी छात्रों की जो इसमें थोड़ा सा और इसको स्पष्ट कर देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अंतःविवाह जो है और बहिर्विवाह ये जो अवधारणाएं हैं ये जातिगत सदस्यों के मध्य कुछ इस प्रकार की योग्यताएं निर्धारित करती है कि एक जाति या अमुक जाति के जो सदस्य है वो किन लोगों से विवाह कर सकते हैं और किन लोगों से विवाह नहीं कर सकते। तो अंतःविवाह जो है वो उसका अर्थ है अंतः अर्थात अंदर, यानी कि जाति के भीतर ही विवाह करना। तो जातिगत जो व्यवस्था है वो अपने किसी सदस्य से इस बात की मांग करती है या इस बात की अपेक्षा रखती है कि कोई व्यक्ति अपनी जाति के भीतर ही विवाह करें। अंतर्जातीय विवाह को समाज जो है वो मान्यता देने में आनाकानी करता है। और बहिर्विवाह की यदि हम बात करें तो बहिर्विवाह का अर्थ है कि अपनी कुल गोत्र या जाति से बाहर विवाह, वो होता है बहिर्विवाह। तो जाति व्यवस्था जो है वो बहिर्विवाह की आज्ञा नहीं देती। व्यक्ति अपनी जाति से बाहर जब विवाह करता है तो उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत या अन्य ही ऐसे परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहना पड़ता है। और अंतर्विवाह की उससे उम्मीद की जाती है। तो अंतर्विवाह का अर्थ है अपनी जाति के अंदर विवाह करना और बहिर्विवाह का अर्थ है अपनी जाति से बाहर विवाह करना। तो जाति जो है प्यारे बच्चों वो एक अंतर्विवाही समूह है, क्योंकि वो अपने सदस्यों को अपनी जाति के अंदर विवाह करने के लिए उससे अपेक्षा रखती है। और गोत्र के हिसाब से यदि हम बात करें तो गोत्र जो है वो एक बहिर्विवाह समूह है, क्योंकि बहिर्विवाही समूह है, क्षमा करें, क्योंकि जो गोत्र के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने गोत्र से बाहर विवाह करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों हमने गोविंद सदाशिव घुरिये, जो कि भारत में समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, जीएस घुरिये या घुरे भी इनको कई बार कहा जाता है, तो अपना अपना उच्चारण है खैर इस विषय में, उनके जीवन परिचय, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, उनकी प्रसिद्ध शोध पत्र की कृति और उनके द्वारा जाति और प्रजाति के बारे में रखे गए विचारों के बारे में इस वीडियो लेक्चर में विचार विमर्श किया। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए लाभदायी होगा व आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।